ग्रेविटेशन चैप्टर में नेक्स्ट केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। तो केपलर्स लॉ क्या है? ये साइंटिस्ट केपलर ने प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट लॉ दिए। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ ये उन्होंने बताया कि सभी प्लेनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सन एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, ये सन है और सन के चारों तरफ प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सभी प्लेनेट्स जितने भी सन के हैं, और सन उनके एक फोकस पे होता है। किसने बताया? साइंटिस्ट केपलर ने। ठीक है। सेकंड लॉ में बताया केपलर ने कि भाई ये जो प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं इनकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी मीन्स कि ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट कंडीशन ये बनाई है। देखो यहाँ पे देखें, ये ए से लेकर बी तक एक फिक्स टाइम में कोई प्लेनेट पहुँचा तो उसने ये एरिया कवर किया। ठीक, तो यहाँ पर रेडियस आर हमने मान रखी है, ये डिस्टेंस है कुछ। लेकिन अगर ये प्लेनेट घूमता हुआ रिवॉल्व करता हुआ इस साइड आता है तो यहाँ तक डिस्टेंस, तो उसी टाइम में इसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रखी है। ठीक है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रखी है। चूँकि ये इसकी ये रेडियस थोड़ी सी कम है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पर। ठीक, तो इसकी रेडियस कुछ कम है तो वेलोसिटी अधिक होगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भी अगर हमारी कोई बॉडी सन के नज़दीक है, जो प्लेनेट सन के नज़दीक है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो दूर है उसकी स्पीड कम होगी। यानी कोई प्लेनेट जिस समय अर्थ से सन से दूर होगा उसकी स्पीड कम होगी, और जब सन के वो नज़दीक होगा तो उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर सन के नज़दीक है ये प्लेनेट, तो इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है, तभी तो उसने लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर ली। लेकिन उसका एरिया सेम ही रहेगा। लीनियर डिस्टेंस अधिक है तो ये रेडियस कम है। यहाँ पर देखें, प्लेनेट थोड़ी दूरी पर है, लीनियर डिस्टेंस कम है तो रेडियस ज़्यादा है। यानी ओवरऑल सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रहे हैं। यहाँ पर लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये इसका एरिया है, रेडियस कम है। यहाँ पर रेडियस अधिक है तो ये डिस्टेंस कम। तो हमने बता दिया बार बार कि भाई दोनों कंडीशन में ही एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब ये एरियल वेलोसिटी कहाँ से टर्म आई? देखो कुछ नहीं, जैसे हम कोई बॉडी लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, है ना, रेट चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर वेलोसिटी हो गई। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग हो रहा है टाइम के साथ तो एंगुलर वेलोसिटी, और अगर एरिया का चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो एरियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरिया का चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर है बॉडी, लगातार ये एरिया कवर करती जा रही है। अगर हम एरिया को समय के साथ मेज़र करें, समय के टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हम उस वेलोसिटी को एरियल वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि बॉडी अब एरिया को, बॉडी के साथ हम किसी कवर्ड एरिया को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखें ज़रा, इसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो हम अगर स्टेटमेंट लिखें, इसका फॉर्मूला लिखें तो dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। हम इसको इसमें प्रूफ करेंगे। भाई पहले प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ये एरिया, इसका मतलब ये तो एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है जिसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? रेडियस, और हाइट क्या है? एस, और एस क्या है? देखो एंगल थीटा है ना, ये ए से लेके बी तक जाने में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी। तो थीटा हो गया आर्क अपॉन रेडियस, यानी एस अपॉन आर। तो एस हो गया यहाँ पर आर थीटा, एस की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो एरिया हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एरियल वेलोसिटी निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी dA/dt हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। अब डी थीटा अपॉन dt क्या है? टाइम के साथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंजिंग है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। क्या हो गया? ये ओमेगा। तो dA/dt हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा को कैसे डिस्प्लेस करें? J इजिकल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा इजिकल टू J अपॉन आई। ठीक है,
जे इज इक्वल टू आई ओमेगा। जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वीडियो में हमने बताया कि जब एम मास की बॉडी किसी के अबाउट रिवॉल्व करती है तो मास और उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो आई की जगह हम तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। तो इसके आई के प्लेस पर हम एम आर स्क्वायर रखेंगे, हाफ आर स्क्वायर जे अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा है ना, ओमेगा होता है जे अपॉन आई, चूँकि जे बराबर होता है आई ओमेगा। रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ाया इसको, जे इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ओमेगा हो गया जे अपॉन आई और आई के प्लेस पे लिख दिया एम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से हो गया ये कैंसिल। तो ये जो टर्म बनी यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी जो बना, डी ए अपॉन डी टी जो बना टर्म, ये बना जे अपॉन 2m। तो जे कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है किसी भी प्लेनेट का, तभी तो लगातार कांस्टेंट होने का मतलब कंजर्व, कभी ख़त्म ना होने वाला, तभी तो लगातार अर्थ घूमती ही रहती है। क्यों? क्योंकि इसका जे क्या है? कांस्टेंट। मास भी कांस्टेंट होता ही है, तो इसका मतलब ये सारी टर्म कांस्टेंट होगी। तो डी ए अपॉन डी टी हो गया कांस्टेंट। ये इसकी स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। डी ए अपॉन डी टी को कांस्टेंट मान के हम जे कांस्टेंट होता है ये भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि भी डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है, तो प्रूफ करो कि इसका एंगुलर मोमेंटम जे कांस्टेंट होता है। तो डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट, 2m कांस्टेंट, तो हम क्लियर कह सकते हैं जे क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई ये है इसका सेकंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है किसी भी प्लेनेट की, यानी सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है कोई भी प्लेनेट जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। थर्ड पॉइंट है टाइम पीरियड से रिलेटेड। अगर कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी रेडियस के क्यूब के बराबर होता है। ये केपलर का थर्ड लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने केपलर्स लॉ के तीनों नियम बारी बारी से इसमें समझाए हैं। आशा करते हैं समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।